आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है। प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य, द मौर्य एम्पायर। ये सिर्फ युद्ध और जीत की दास्तान नहीं है, ये कहानी है एक भयंकर बदले की, मास्टर लेवल कूटनीति की और एक ऐसे स्टेटक्राफ्ट की जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब इस साम्राज्य का स्केल समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए। 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स यानी 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अपने पीक पर मौर्य साम्राज्य दक्षिण एशिया के इतने बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने विशाल भूभाग को एक झंडे के नीचे लाना, ये अपने आप में एक अद्भुत बल्कि लगभग असंभव सी लगने वाली उपलब्धि थी। लेकिन पाटलिपुत्रा के उस शानदार सिंहासन तक पहुंचने से पहले की स्थिति बहुत अलग थी। उस वक्त पूरा सबकॉन्टिनेंट एक भारी अराजकता या कह लीजिए पूरी तरह केओस से गुजर रहा था। एक तरफ था नंदा साम्राज्य, जिसके बेहिसाब और जालिम टैक्स सिस्टम ने आम जनता की कमर तोड़ दी थी, और दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट में अलेक्जेंडर के अटैक के बाद इंडो ग्रीक विदेशी ताकतों की वजह से लगातार अशांति बनी हुई थी। यानी माहौल बिल्कुल तैयार था एक नए और मजबूत नेता के उभरने के लिए। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, इस नए साम्राज्य के बनने के पीछे शुरुआत में कोई विस्तारवादी सोच नहीं थी। इसके पीछे थी एक निहायत ही पर्सनल दुश्मनी, एक बदले की आग। एक तरफ थे धननंदा, जो नंदा वंश के आखिरी और बेहद बदनाम शासक थे, और दूसरी तरफ थे चाणक्य, एक अत्यंत शातिर ब्रिलियंट मंत्री। हुआ ये था कि सम्राट धननंदा ने भारी सभा में चाणक्य का घोर अपमान किया था, और बस वही एक पल था जिसने उस चिंगारी को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर पूरे नंदा वंश को चलाकर राख कर दिया। अपनी जान बचाकर जब चाणक्य टैक्सिला पहुंचे तो उन्हें अपना मास्टर वेपन मिल गया। ये थे चंद्रगुप्त, एक बिल्कुल रहस्यमयी युवा और शायद एक अनाथ लड़का। चंद्रगुप्त का बैकग्राउंड ना इतिहास में आज भी एक मिस्ट्री है। अगर हम ग्रीक टेक्स्ट देखें तो उन्हें सैंद्रोकोटेस कहा गया है, जिन्हें किसी योद्धा परिवार का नहीं माना गया। वहीं हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि वो एक शूद्र महिला के बेटे थे, और बुद्धिस्ट ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात बिल्कुल क्लियर उभर कर आती है। वो एक आम युवा थे जिनके अंदर एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने का रॉ जबरदस्त पोटेंशियल था। उसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परे और बेहद तेज था। चाणक्य की मास्टर स्ट्रैटेजीज के दम पर चंद्रगुप्त ने भाड़े के सैनिकों को जोड़कर एक मर्सनरी आर्मी तैयार की, और फिर शुरू हुआ उनका मिलिट्री कैंपेन। 324 बीसी में जैसे ही अलेक्जेंडर का आक्रमण रुका, उन्होंने सबसे पहले ग्रीक शहरों को हराया, और उसके सिर्फ 3 साल बाद 321 बीसी में उन्होंने धनानंद को हराकर गद्दी पर सीधा कब्जा कर लिया। ये एक सम्राट के रूप में उनकी ताकत और चाणक्य के माइंड गेम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। लेकिन टेरिटरी बढ़ाने का सिलसिला यहां नहीं रुका। 305 बीसी आते आते सेल्यूकस निकेटर के साथ एक बहुत बड़ी टेरिटोरियल ट्रीटी हुई, जिसने मौर्य एम्पायर की सीमाओं को एक नई उड़ान दी। इस संधि के फायदे बेहिसाब थे। बलोचिस्तान मिला, पूर्वी अफगानिस्तान को एनेक्स कर लिया गया, और इंडस नदी के पश्चिम का भूभाग भी अब उनके पूरे कंट्रोल में था। साथ ही चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह भी किया। इन तेज मिलिट्री और डिप्लोमैटिक कदमों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक अकेले झंडे के नीचे ला खड़े किया। अब इतने विशाल प्राचीन सुपरपावर को चलाना कोई आम बात तो थी नहीं। इसके लिए एक बहुत कड़ी पकड़ की जरूरत थी। इसलिए चंद्रगुप्त ने एक निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक शासक के रूप में राज किया। ऑटोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा लीडर जिसके पास सरकार पर कंप्लीट और एब्सोल्यूट कंट्रोल हो। हालांकि कंट्रोल चाहे कितना भी एब्सोल्यूट हो, बैकग्राउंड में राजकाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक बहुत ही काबिल और बुद्धिमान मंत्रिमंडल हमेशा मौजूद था, जो उन्हें मार्गदर्शन देता था। और इस एब्सोल्यूट कंट्रोल को प्रैक्टिकली जमीन पर बनाए रखने के लिए चाहिए था ब्रॉन यानी ताकत, एक कॉलोसल मिलिट्री सिस्टम। मौर्य सेना पिछले नंदा वंश के मुकाबले आश्चर्यजनक रूप से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। और ये डर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। उस जमाने में उनके पास एक भयानक नौसेना यानी नेवल फ्लीट भी थी। ये एक ऐसी इमेंस मिलिट्री मशीन थी जिसके खौफ से कोई भी दुश्मन सर उठाने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन जहां ब्रॉन था, वहीं उस विशाल सेना को चलाने वाले असली ब्रेन्स किसके थे? वो थे उनके मुख्यमंत्री चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सच कहा जाए तो वही इस पूरे एम्पायर के मेन आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एम्पायर की इंटरनल और फॉरेन पॉलिसीज को बेहद प्रैक्टिकल और रूथलेसली प्रैग्मेटिक ढंग से बनाया था।
उनकी इन्हीं गहरी और शार्प कूटनीति के कारण ही इतिहास में उन्हें प्रामाणिक तौर पर इंडियन मैकियावेली का टाइटल दिया जाता है। चाणक्य के इस असाधारण ज्ञान और विजन का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र। ये सिर्फ कोई थोड़ी बहुत गाइडलाइंस नहीं थी, बल्कि स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एक मुकम्मल मैनुअल थी। और इसका आकार देखिए, 15 खंड यानी 15 वॉल्यूम्स और 180 अध्याय। ये उस वक्त के हिसाब से स्टेटक्राफ्ट का एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया था जिसने इस विशाल साम्राज्य का ठोस आधार तैयार किया। अगर अर्थशास्त्र के कोर पिलर्स की बात की जाए तो इसमें 3 चीजें सबसे अहम थीं: राजा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्रिमिनल और सिविल लॉ, और तीसरा वॉर डिप्लोमेसी। ये किताब प्रैक्टिकली किसी भी एम्पायर को चलाने का एक एब्सोल्यूट ब्लूप्रिंट थी। इसमें रॉयल एथिक्स से लेकर स्पाइस का नेटवर्क कैसे बनेगा, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी और यहां तक कि युद्ध की कठोर तकनीकों तक को डिटेल में कवर किया गया था। अब तक इस कहानी में हमने एक पावरफुल, शक्तिशाली योद्धा सम्राट और उसकी कठोर नीतियों की दास्तां देखी, लेकिन इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अब आता है। 298 और 297 बीसी के आसपास एक सम्राट जिसने आधे से ज्यादा दुनिया जीत ली थी, जिसकी मुट्ठी में पूरा सब कॉन्टिनेंट था, उसने अचानक अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसारा को सौंप दिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, एक जैन मुनि भद्रबाहु के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए और दक्षिण में कर्नाटक की ओर चल दिए। ये थे अल्टीमेट रिनंसिएशन। तो इस चर्चा के अंत में हम एक बेहद गहरे पैराडॉक्स पर आते हैं। सोचने वाली बात है, एक ऐसी महाशक्ति जिसका जन्म बदले की आग से हुआ, जो भाड़े की सेनाओं के बल पर बनी और जहां एब्सोल्यूट ऑटोक्रेसी चलती थी, उसका एंड इतना शांत कैसे हो सकता है? चंद्रगुप्त का जैन परंपरा के अनुसार श्रावणाबेलगोला में पीसफुल तरीके से उपवास करके अपने प्राण त्यागना, यह ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा अद्भुत विरोधाभास है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर एक महान योद्धा को सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ त्याग देने की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी? और यही इस अजीम साम्राज्य की असली धरोहर है।